Very fine, good morning and welcome to all the students. Today we will discuss our next new chapter, that is Principle of Inheritance and Variation. आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो शुरुआत जो फर्स्ट पार्ट है इसे समझना जरूरी है। आज हम टर्म्स इसकी बात करेंगे, छोटी छोटी टर्म्स जो इस चैप्टर में बार बार यूज होंगी उनको डिस्कस करेंगे वन बाई वन। जैसे कि 10th में हमने पढ़ा था शुरुआती, तो वही टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम इसके लेवल पर जाएंगे। जैसे इसमें हमें पढ़ना क्या है, पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, जैसे कि हम पढ़ेंगे डोमिनेंस, रिसेसिव, एलील्स, F1, F2, उसके बाद मेंडल और उसका कंट्रीब्यूशन, उसके लॉज, फर्स्ट लॉ मेंडल का क्या कहता है, उसके बाद उसने क्या, उसके बाद जब वो इस चैप्टर में आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल कहाँ कहाँ फेल हुआ और वो रिसर्च न्यू साइंटिस्ट ने क्या करके बताई। उसके बाद इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। डिसऑर्डर मीन्स डिजीज कौन कौन सी है जो जेनेटिक्स यानी जीन्स की वजह से होती है या क्रोमोसोम के ऐड या डिलीट होने से होती है। इतना सब कुछ इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। तो एक एक से हम टर्म्स देखते हैं पहले, जो हम चैप्टर्स में बार बार यूज करेंगे चाहे इस चैप्टर में। तो जैसे कि पहली टर्म ले लेते हैं हम, यही इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है करेक्टर का पास होना, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी पेरेंट से चाइल्ड या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या पेरेंट से प्रोजेनी, कई वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं। जब करेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या पेरेंट से प्रोजेनी में पास होते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की हम जिसमें स्टडी करते हैं बायोलॉजी की ब्रांच में, उसे कहते हैं जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज नोन एज जेनेटिक्स। तीसरी जो टर्म है हमारे पास वो है हमारी डोमिनेंस, और इसकी जो अपोजिट चलेगी वो रिसेसिव। ये क्या होती है? जैसे कि हमने 10th में पढ़ा था कि टॉल प्लांट और इसका क्रॉस कराया था ड्वार्फ प्लांट से। तो टॉल ने ड्वार्फ को सप्रेस कर दिया था वहां पे, तो जो टॉल था वो क्या था? डोमिनेंस। किसके ऊपर? ड्वार्फ के ऊपर। और ड्वार्फ कैसा था? रिसेसिव। जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दे और दूसरे को सप्रेस कर दे तो वो तो डोमिनेंस, और जो सप्रेस हो जाए वो हो गया रिसेसिव। और डिटेल स्टडी करेंगे लॉ में इसकी। 4th है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसकी अगर अपोजिट की बात करेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड, मोनो का मीन्स होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब पेयर में। जब एक पेयर का आपस में क्रॉस किया, जैसे ये एक पेयर ऑफ जीन का जब क्रॉस किया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और 2 पेयर ऑफ जीन का क्रॉस करेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम मेंडल ने जो दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको कहा था डाईहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद जो 5th है आपकी टर्म, यहाँ पे म्यूटेशन एंड वेरिएशन। तो पहले वेरिएशन जो हमने वहां पे लिखा है वेरिएशन, और इसका पूरा चलता है म्यूटेशन। तो वेरिएशन जो होती है ये फेवरेबल फिनोमिना है। जैसे कि मैं हम इसे अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आदि मानव थे, आदि मानव से धीरे धीरे ह्यूमन का न्यू जनरेशन डेवलप हुई है। तो वो कैसे हुई? एक साथ तो नहीं हुई कि एकदम से डेवलप हो गए हो, स्लो स्लो उसमें चेंज हुए। किसमें? जेनेटिक लेवल पे, उसके जीन्स में, उसके जीनोटाइप में और फिनोटाइप में जो चेंज हुए। उन चेंजेस के बाद जो मॉडर्न बना वो उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल था अपने को ढालने के लिए। और जो अपने आप को उस समय नहीं डाल पाए, जैसे कि डायनासोर, तो वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए उसी समय। और जो अपने आप को एडप्ट कर लिया, वो एडप्ट करने के लिए यही प्रोसेस है वेरिएशन। क्योंकि ये प्रोसेस ये हार्मफुल है, ये सडनली और फास्ट होती है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज सन से आई, स्किन पे पड़ी, स्किन कैंसर, डीएनए को म्यूटेट कर देती है 260 नैनोमीटर से ज्यादा की रेंज, तो उसे कहते हैं म्यूटेशन, और ये डिजीज कॉज करता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, होता दोनों में जीन्स में चेंज है, लेकिन ये स्लोली होता है, यूजफुल है सर्वाइव करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए। क्योंकि ये हार्मफुल और डिजीज कॉज करती है, जिनकी हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। अब हम चलते हैं इससे आगे। अभी मैंने जैसे 2 वर्ड बोले, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक करेक्टर और जीनोटिपिक करेक्टर। एक्सटर्नल फीचर जो होते हैं उसे तो कहते हैं फिनोटिपिक। जैसे ये पेड़ बड़ा है मुझे दिख रहा है और ये छोटा है, ये तो हो गया इसका फिनोटिपिक। और जीनोटिपिक करेक्टर वो करेक्टर्स होते हैं
जैसे कि इसके जीन्स पे जाए तो ये दोनों कैपिटल जीन्स हैं, ये दोनों स्मॉल जीन्स हैं, तो ये इसका जीनोटाइप है। जेनेटिक कंटेंट, टोटल जेनेटिक कंटेंट है, उसी को कहते हैं हम जीनोटिपिक कैरेक्टर। और फिनोटिपिक किसे कहते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स। नेक्स्ट हमारी टर्म है जीनोम, नेक्स्ट होगी हमारी क्लोन, नेक्स्ट होगी हमारी जीन, और इसका चलेगा एलील्स। नेक्स्ट F1 एंड F2 जनरेशन, पुन्नेट स्क्वायर। छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। जीनोम का मतलब है द ग्रुप ऑफ जीन्स अटैच टू हैप्लॉइड साइट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम जीनोम कहते हैं। क्लोन क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपी, फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली, यानी माता पिता के बिल्कुल एक जैसा बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जैसे बनते हैं वो क्लोन ही होते हैं अक्सर, उसी को कहते हैं क्लोन। फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली आइडेंटिकल कॉपी टू देयर पेरेंट। जीन तो आप सब जानते हैं कि डीएनए का स्मॉल सेगमेंट होता है, लेकिन 6 चैप्टर इसके बाद का जो पढ़ेंगे वो आरएनए का स्मॉल सेगमेंट है, वही एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इस ये जो एलील्स है ये क्या होता है? ये तो पूरा जीन हो गया और दो हैं आपस में पेयर में, तो ये एलील्स हो गए। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव का मतलब जैसे ये प्लस है तो माइनस तभी को अटैच है, इस तरह से एक पेयर में अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एक जीन, उसी को कहते हैं एलील्स। एलील्स को डिफाइन कैसे करेंगे? अक्सर आ जाता है 1 मार्क्स में, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंटिंग पेयर इज नोन एज एलील। F1 एंड F2 जनरेशन, इन दोनों से क्रॉस से जो बनी वो होगी F1 यानी पहली पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और F1 के क्रॉस से जो आएगी वो होगी हमारी F2 जनरेशन। तो ये, और जहां पर मेंडल ने अपने लॉ दिए थे उसमें स्क्वायर फॉर्म में दिए थे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में जानता था, तो उसके स्क्वायर जिनका नाम था पुन्नेट स्क्वायर। अब हम इस चैप्टर में चलते हैं कि मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन है उसने पहले मेंडल के बारे में सुन लीजिए। मेंडल ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और एक चर्च में प्रीस्ट की तरह काम करता था। वहां पे एक पीका या मटर का गार्डन था, उस गार्डन में वो मटर के प्लांट्स देखे, उसने स्टैटिक्स वो जानता था, कुछ आंकड़े वगैरह मैथमेटिशियन जैसे इसमें मीन मीडियन मोड लिखे जाते हैं टेबल्स में, इस तरह से। तो उसने पी प्लांट पर रिसर्च करना शुरू किया। तो उसने क्या किया, आपस में क्रॉस करा देता था वो सीड्स को, जैसे कि पॉलिनेशन हम जिसे कहते हैं, यानी एक का लिया उसने पॉलन ग्रेन, दूसरे की स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिया, इस तरह से वो कराता था। जिनके बारे में वो नहीं जानता था उनको नहीं कराता था। उसने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए जिसका नाम था ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका ये कि ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स होते क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन है क्या। तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कराते कराते एक स्टेबल ट्रेट मिल जाती है, एक स्टेबल जनरेशन उसे प्राप्त हो जाती है, उसी को कहते हैं ट्री ब्रीडिंग। और मेंडल को 7 पेयर्स ऑफ ट्री ब्रीडिंग प्लांट्स में उसने क्रॉस किए, या 14 कह सकते हैं, 14 प्लांट या 7 पेयर्स, जिनका नाम है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जहां पर हम एक टर्म और लिख सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब उसने ऐसा नहीं किया कि टॉल का टॉल से किया, सेम नहीं थे, अल्टरनेट को कैरेक्टर को कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। जैसे एक टॉल लिया तो एक ड्वार्फ लिया, एक येलो लिया तो एक ग्रीन लिया, एक राउंड लिया तो एक रिंकल लिया, इस तरह से उसने लिए 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर। 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर में जैसे उसने स्टेम की हाइट ली, टॉल और ड्वार्फ, एक पेयर हो गया। पॉड से, पॉड मतलब फली मटर की, वो कैसी ली, एक येलो ली तो एक ग्रीन ली। सीड का शेप लिया, एक राउंड लिया तो एक रिंकल लिया। इस तरह से उसने 14 कैरेक्टर्स चूज किए आपस में क्रॉस कराने के लिए। इससे बाहर वो बता नहीं पाया था उस समय, लेकिन उसके मेंडल पहला क्वेश्चन में यहाँ पे आता है सॉल्व जो 10th में था कि मेंडल ने मटर को क्यों चूज किया और वो फेल क्यों हुआ। ये 2 क्वेश्चन है तो इसके बारे में। तो मेंडल का उसमें लाइफ स्पैन बहुत कम होता है मटर का, तो आसानी से ग्रो कर जाता है, तो रिसर्च करना उसके लिए आसान था। दूसरा सेल पॉलिनेशन कराना बहुत ईजी था उसमें, और उसमें काफी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, इसलिए उसने प्लांट को चूज किया। और वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसकी रिसर्च अपने समय से काफी आ गई थी। दूसरा, वो जीन के बारे में नहीं जानता था कि जीन क्या होता है, तो जीन के बारे में नहीं जानता था। जीन को उसने नाम दिया था फैक्टर। फैक्टर को उस समय के साइंटिस्ट उस समय समझ नहीं पाए, और उस समय जो कम्युनिकेशन था ऐसा नहीं था, नेट पर रिसर्च किया आपने और नेट से आपको कहीं भी पब्लिश करा दिया साइंटिस्ट के थ्रू,
तो उस समय कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, दैट्स व्हाई ही फेल्ड टू डेवलप हिज रिसर्च, टू पब्लिश हिज रिसर्च। वो अपनी पब्लिश करने में रिसर्च को फेल हो गया। तो यहाँ पे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में उसने क्रॉस कराया। अब मेंडल के लॉ की बात कर लेते हैं आज हम, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो एक लॉ पढ़ लेते हैं मेंडल का, कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखते हैं, चलो इसी को देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है मेंडल का? लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मेंडल, पहले समझ लेते हैं फिर उसको एक्सप्लेन कर लेंगे आराम से। तो मेंडल ने एक लिया था टॉल प्लांट, दूसरा लिया था आपका ड्वार्फ। इसको तो लिखा उसने कैपिटल टी, इसको लिखा स्मॉल टी। इसके आपने ये सुनाई है कि 50% करेक्टर जाते हैं एक पेरेंट से, तो 50% करेक्टर इसके और 50 है इसके करेक्टर, ये इनको कहते हैं गैमीट। इसके बाद जो जनरेशन बनी वो थी आपकी F1 जनरेशन। तो F1 में दोनों का जब मिले तो ये बने आपके सभी प्लांट्स कैसे? हाइब्रिड टॉल, क्योंकि दोनों से मिले तो हाइब्रिड हो गए, और सभी प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मेंडल क्या समझाना चाह रहा है? देखिए पहले इसको समझिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। मेंडल चूज 2 प्लांट, tall and dwarf, both are crossed each other. In F1 generation, all plants are hybrid tall. It means tall plants suppress the character of dwarf plant, or tall is dominant over dwarf. Dwarf is recessive. This law is known as law of dominance. मतलब टॉल और डार्क का जब क्रॉस किया तो F1 में सभी प्लांट टॉल बने। तो इसका मीन्स ये टॉल के जो जीन्स थे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो टॉल ने ड्वार्फ को क्या किया? सप्रेस कर दिया। और जब ये ड्वार्फ सप्रेस हो गया तो इसको रिसेसिव का, और ये कैसा हो गया? डोमिनेंट हो गया। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की हम कोशिश अगर करेंगे तो आगे इसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। इसका क्रॉस फिर इससे भी किया गया, ये मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, फिर आ जाएगा। इसलिए हम पहले वो पढ़ लेते हैं जो पहले इजी पोर्शन है, उसके बाद मेंडल के बाद का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में सभी टॉल बने, तो ये लॉ हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद मेंडल ने बताया कि ये प्लांट जो F1 जनरेशन के हैं, इनमें आपस में क्या किया उसने? सेल्फ पॉलिनेशन। जब F1 प्लांट्स में मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन किया तो ये आपका बनाया उसने एक टेबल जिसका नाम था पुन्नेट स्क्वायर। जब इन प्लांट्स में आपस में सेल्फ पॉलिनेशन किया तो बनी F2 जनरेशन, यानी दूसरी पीढ़ी। और ये सिंबल होता है इसमें जेनेटिक्स में मेल, और ये होता है फीमेल। तो इनका आपस में कराया तो एक कैपिटल टी स्मॉल, इसी को यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। इसको पहले इससे कराया तो कैपिटल टी, कैपिटल टी को स्मॉल से तो कैपिटल टी स्मॉल, इसको इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल, और यहाँ दोनों स्मॉल। ये कैसा है? टॉल। ये हाइब्रिड टॉल है तो टॉल ही, और ये हाइब्रिड टॉल, और ये ड्वार्फ। अब इसका रेशो क्या आएगा? तो एक तो रेशो होगा आपका फिनोटिपिक, और दूसरा आपका रेशो क्या होगा यहाँ? जीनोटिपिक। तो फिनोटिपिक रेशो होगा इसका क्या? फिनोटिपिक मैंने अभी बताया था, बाहर से देखे ये टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है, ये ड्वार्फ। तो 3:1, यानी टॉल रेशो ड्वार्फ कितना होगा? 3:1। और जीनोटिपिक रेशो क्या होगा? जीनोटिपिक मतलब टॉल रेशो हाइब्रिड टॉल रेशो ड्वार्फ, यानी जीन्स पे जाओ, ये दोनों कैपिटल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ऐसा ही ये है और ये। तो टॉल 2 हाइब्रिड टॉल और ये ड्वार्फ। हम जीन्स को देख रहे हैं तो 1:2:1। इसके अकॉर्डिंग मैं इस लॉ का नाम दिया उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ से यहाँ तक वो क्या क्या समझाना चाह रहा है? उसने बताया कि यहाँ पे कोई ड्वार्फ नहीं हुआ, लेकिन जब आपस में F1 प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ अलग अलग हो गए। इसी को कहते हैं सेग्रीगेशन, सेपरेशन, अलग अलग होना। तो टॉल और ड्वार्फ के अलग होने को क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन या सेपरेशन। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? According to law of segregation, when F1 plants self-pollinated each other, in F2 generation, tall and dwarf plants are separated.
दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी का नाम है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ, इस नाम से भी ये आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेंडल और उसके बाद का, लेकिन एक और पढ़ेंगे इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है एक पेयर के, और फिर उसके बाद मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।